बच्चों? हमने कल कौन सा टॉपिक किया था बच्चों? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड किया था बच्चों, है ना? तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाई थी। रिएक्शंस बोलो, कपलिंग रिएक्शंस पढ़ाई थी, ArSN1 पढ़ा दिया था। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में, कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो बच्चों, बताओ हमें एनिलीन से 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनाना है ना? एनिलीन से क्या बनाना है बच्चों? 1 ट्राई बेंजीन, है ना? तो कैसे बनाएंगे आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं बच्चों? देखो बच्चों, हमें क्या करना है? देखो, स्टार्ट किससे करना है इसको? इस रिएक्शन को हमें स्टार्ट किससे करना है? एनिलीन से करना है, ठीक है? और इसको एंड किस पे करना है? इस पे करना है। ये हो गया क्या? ये 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन है क्या बच्चों? चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 है बच्चों। 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन है। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर आप इनको ढंग से देखो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? NH2 ग्रुप को रिमूव करना है ना? हमें इस NH2 ग्रुप को रिमूव करना है ना? तो अब हम कैसे करेंगे, ये चीज समझना है बच्चों। तो देखो कैसे करोगे, आपको करना है क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये एनिलीन है बच्चों, ठीक है? इस एनिलीन का क्या कीजिए, आप ब्रोमिनेशन कीजिए। किया था बच्चों हम लोगों ने, याद करो, हमने इसका ब्रोमिनेशन किया था वाटर की प्रेजेंस में बच्चों। तो याद करो, मैंने बोला था कि एनिलीन की रिंग जो होती है वो हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है कि नहीं होती है? अरे एनिलीन की रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है ना, याद है? अब देखो बच्चों सुनो, क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, देखो इसको कन्वर्ट कर देता हूं NaNO2 प्लस HCl, है ना? और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आप याद कीजिए, मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही एरो पे आपको NaNO2 प्लस HCl दिखे और अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? BDC में कन्वर्ट हो जाएगा ना? अरे कल BDC पढ़ाया ना। देखो बच्चों, ये आपका इस तरह से BDC में कन्वर्ट हो गया बच्चों। ये देखिए, ये BDC में कन्वर्ट हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, मुझे, मैं अगर इस ग्रुप को हटा दूं, इस ग्रुप को हटा दूं, तो क्या मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट तैयार हो गया क्या? क्या मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट तैयार हो गया क्या? हो गया बच्चों। तो बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन करना पड़ेगा क्या? अरे बोलो बच्चों, रिडक्शन करना पड़ेगा क्या? रिडक्शन के लिए कल हमने क्या पढ़ा था, याद है? ये पढ़ा था बच्चों, H3PO2 प्लस H2O पढ़ा था बच्चों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और ये क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा। याद करो, ये रिडक्शन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कल। और यहां से देखो बच्चों, ये मिल गया मुझे, क्या नहीं मिल गया? तो बच्चों समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? आ गया? अब देखो बच्चों, अगला करते हैं पहले। चलो बताओ, बेंजीन से मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन बनानी है। बेंजीन से मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों बताओ? सबसे पहले एक बात बताओ, आपको मेटा पे क्या करना है? ब्रोमीन लानी है बेंजीन के ना, मतलब मेटा पोजीशन पे लानी है।
तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा ना, बोलो बच्चों। पहले कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं, है ना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए मेरे पास ये है, ये बेंजीन है बच्चों। अगर इस बेंजीन को मान लीजिए मैंने क्या किया बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अगर मैं इससे रिएक्ट करवाऊं, ये मिल गया, बोलो बच्चों, क्या ये नाइट्रोबेंजीन बन गया? बन गया। अब देखो इस नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन कर देता हूं मैं, तो बोलो बच्चों, अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं Br2 FeBr3 से, तो ये Br प्लस इसकी कौन सी पोजीशन पर जाएगा? बताओ, Br प्लस इसकी कौन सी पोजीशन पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा? जाएगा बच्चों, जाएगा, कंफर्म जाएगा। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये NO2 तो आ गया। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि NO2 जो ग्रुप है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। कर सकते हो क्या? देखो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि ये जो NO2 ग्रुप है इसको NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है ना। इस NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इसमें कन्वर्ट करना है NH2 ग्रुप में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी बच्चों NO2 में से? NO2 में से कितनी ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी? दो। दो ऑक्सीजन हटाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे? 4 चाहिएंगे। अच्छा, जब ऑक्सीजन हटाई तो अब उसकी जगह किसी और को भी तो जोड़ोगे ना। ऑक्सीजन को हटाया तो उसकी जगह किसी और को जोड़ोगे भी तो सही ना। तो दो ऑक्सीजन हटी तो दो हाइड्रोजन जुड़ेगी बच्चों। तो टोटल कितने चाहिएंगे हमें? टोटल हमें 6 ऐसे चाहिएंगे बच्चों, ठीक है। ये काम करने के लिए एक रिड्यूस मिल जाता है बच्चों SN+HCl, ठीक है। और ये मिल गया। ये वैसे तो अपन रिडक्शन रिएक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में, एक बार आप याद रखो। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैंने इसको रिड्यूस कर दिया SN+HCl से, तो बच्चों बताओ रिड्यूस करने पर क्या मेरे पास ये डेवलप हो गया क्या? बोलो बच्चों, ये डेवलप हो गया। अब बताओ अगर मैं इसको NaNO2 प्लस HCl से ट्रीट कर दूं तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PDC में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा बच्चों, देखो सुनो, ये इस तरह से आपका PDC में कन्वर्ट हो गया। हो गया बच्चों? आ गया मान लो समझ में। अब मुझे बताओ, ये BDC में कन्वर्ट हो गया। BDC में कन्वर्ट होने के बाद अगर मैं इस कंपाउंड को, है ना, इस कंपाउंड को अगर मान लो मैं CuBr HBr से ट्रीट कर दूं बच्चों, CuBr HBr से, क्योंकि मुझे डाइब्रोमोबेंजीन बनानी है। मेटा डाइब्रोमो, दो ब्रोमीन आनी चाहिए। तो इस N2 को हटा दो और इसकी जगह ब्रोमीन लाना है। क्या हमने कल पढ़ी थी बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन? अरे बोलो बच्चों, कल हमने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी क्या? तो सैंडमेयर रिएक्शन जब आपने पढ़ी थी तो बच्चों बताओ हमारे अकॉर्डिंग, फिर देखो यहाँ ब्रोमीन आ गया और यहाँ ब्रोमीन आ गया कि नहीं आ गया? ये बन गई बच्चों मेटाडाइब्रोमोबेंजीन। मेटाडाइब्रोमोबेंजीन बन गई क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका ये जो क्वेश्चन है ना कि 3 मिथाइल एनिलीन, ये वाला, वो जगह नहीं थी इसलिए मैंने जगह बनाई है। तो देखो हमें क्या बनाना है बच्चों, 3 मिथाइल एनिलीन। सबसे पहले देखो हमें 3 मिथाइल एनिलीन, ये मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। इससे बनाना क्या है? इससे बनाना है 3 नाइट्रोटोलुइन, ठीक है बच्चों। ये बनाना है हमें, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों बताओ, पहले इस NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दोगे? BDC में क्या? देखो बच्चों ये कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखो इसको हमने ट्रीट किया बच्चों
NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये मिल गया हमें N2 प्लस Cl माइनस, मिल गया। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ कि हमें इसकी जगह NO2 ग्रुप लगाना है, लगाना ना बच्चों? तो क्या मैं यहां से ये ले लूं बच्चों, कॉपर और NaNO2? बोलो बच्चों, कॉपर की वजह से NaNO2 से कल रिएक्शन पड़ी थी बच्चों, तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। ये बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो आपकी एनसीईआरटी का ही है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? चलो बच्चों, अब बताओ, हमें बेंजीन से पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, बेंजीन से क्या बनाना है बच्चों? पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब देखो, हमें ब्रोमीन को कौन सी पोजीशन पे लगाना है बच्चों? हमें ब्रोमीन को कौन सी पोजीशन पे लगाना है? पैरा पोजीशन पे लगाना है। तो करके बताइए कैसे करेंगे? कीजिए बच्चों, इसका कोई प्लान बताएगा कि कैसे कर सकते हैं? ये कैसे बना सकते हैं? बोलो बच्चों, बेंजीन से पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाने का कोई सिस्टमेटिक वे बताएगा आप में से बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड आंचल, राजवीर, गोदारा। अब देखो बच्चों, अब पैरा पे लाना है ना, अब पैरा पे लाना है बच्चों। तो अब देखो, इस बार क्या करेंगे? इस बार हेलोजन पहले जोड़ो और नाइट्रो ग्रुप बाद में जोड़ो। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? देखो, ये एक खेल समझना। अगर तो मेटा पे लड़ा है ना, तो पहले NO2 को जोड़ो और फिर हेलोजन को जोड़ो। अब अगर पैरा पे लड़ा है ना, तो पहले हेलोजन को जोड़ो और बाद में NO2 को जोड़ो। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? देखो बच्चों, कैसे, सुनो, अपन इसको बनाते हैं। देखो बच्चों, आप समझने की कोशिश करना, बात आ जाएगी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिया मैंने बच्चों, बेंजीन है, और ये लिया। अब देखो बच्चों, सुनो, अगर मैं इससे देखूं, ये बन गया। बोलो बच्चों, ये बन गया। अब देखिए, अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं किससे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बताओ, इसकी कौन सी पोजीशन पर NO2 ग्रुप जाएगा? ब्रोमीन की कौन सी पोजीशन पर जाएगा? ब्रोमीन आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 ग्रुप मैंने यहां भेज दिया। अब इस NO2 को मुझे BDC में कन्वर्ट करना है, लेकिन BDC में कन्वर्ट करने से पहले मुझे एनिलीन बनानी पड़ेगी ना? अरे एनिलीन बनानी पड़ेगी ना? तो NO2 का क्या करूं? NO2 का क्या करूं? रिडक्शन कर दूं क्या? रिडक्शन, देखो बच्चों, SN प्लस HCl से हमने इसको रिड्यूस कर दिया बच्चों। तो जैसे ही मैंने इसको रिड्यूस किया, ये NH2 आ गया। अब देखो बच्चों, इसका क्या करेंगे? NaNO2 प्लस HCl, ये करेंगे बच्चों। ऐसा करने पर हमें ये मिल गया क्या? बोलो बच्चों, ये मिल गया। अब देखो बच्चों, सुनो, अब एक बात बताओ, अगर मैं ये ले लेता हूं बच्चों, CuCN है ना, KCl, बताओ बच्चों, न्यूक्लियोफाइल कौन है? इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? साइनाइड है। अगर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है, तो ये आ गया। अब बच्चों बताओ, इस साइनाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता था, याद है क्या? अरे साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बना था, याद है क्या? देखो बच्चों, ये साइनाइड ग्रुप है आपके सामने, है ना? हमने देखा, जितने बॉन्ड होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ में लेते हैं? जितने बॉन्ड होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों, हमने ऐसा लिखा था, हमने इसको ऐसा तोड़ा था, और एक कार्बन पर हमने 3 OH ग्रुप को जोड़ा था। याद करो, ये मैं पढ़ा चुका हूं ना?
ये मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, बोलो। तो देखो बच्चों, इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करने पर ये वाला प्रोडक्ट मिल गया बच्चों। ये देखो, अब देखो मैंने आपको एक बोला था कि बेटा आप क्या करो, इस तरह के क्वेश्चंस लिखो, है ना, जैसे फिलअप बनाओ, इसके बीच में किसी रिएजेंट को छोड़ दिया। सपोज आपने क्या किया कि जैसे आपने बेंजीन लिखा, ब्रोमोबेंजीन लिखा, अब आप है ना एरो पे इसको मत लिखो, इसको छोड़ दो, छोड़ दिया, आगे बात समझ में, ठीक है। अरे भाई मेरे आशुतोष गौतम, इसमें अमोनिया बनेगी कि नहीं बनेगी? अमोनिया को न्यूट्रलाइज नहीं करना है क्या? हाँ भैया, फिर देखो, फिर मान लो जैसे इस रिएजेंट को छोड़ दो, ये जो बना इसको छोड़ दो, तो ये मैंने आपको बताया था ना बच्चों। अरे ऐसे करोगे तभी आपको रिएजेंट याद होंगे। आप में से ज्यादातर बच्चे क्या सोच रखे हैं कि साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत है, याद नहीं होती है। तो बेटा जिसका ये मतलब पहले से बना रखा ना, उसको याद भी नहीं होगी, ये कंफर्म है ना। आप दिमाग में फिट कर लो, होगी नहीं आपको याद, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है सब्जेक्ट के लिए, तो कहां से याद हो जाएगी, है ना। कुछ चीजें जिनको तो याद करना ही पड़ेगा यार, आप डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो, कोई मजाक थोड़ी ना है आपके लिए, है ना। चलो बताओ बच्चों, बेंजीन से मेटा क्लोरोफिनोल कैसे बनाओगे? बेंजीन से मेटा क्लोरोफिनोल बनानी है मुझे, तो मेटा पे लेके जाना है बच्चों मुझे। तो पहले इसका क्या करूं, नाइट्रेशन करूं या क्लोरीनेशन करूं, बताओ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन करना चाहिए ना। देखो बच्चों, ये जो मैंने पॉइंट बोला है, बड़ा काम का पॉइंट बोला है मैंने आपको। ये देखो बच्चों, ये किया, यहां से देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आ गया बच्चों, ये मिल गया मुझे। अब देखो बच्चों, इसका मैं कर दूं क्या, हेलोजिनेशन, Cl2 AlCl3। अब बताओ ये इसकी कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा क्या? ये मेटा पोजीशन पे जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया। ये देखो बच्चों, ये मेटा पोजीशन में जोड़ दिया। अब देखो बच्चों, हमें NO2 की जगह OH लाना है, तो हमारा काम हो जाएगा ना। हमें NO2 की जगह OH लाना है, तो पहले बताओ इस NO2 का क्या करूं, NO2 का रिडक्शन कर दूं क्या? अब यार देखो बच्चों, एक ही बातें आ रही है ना, रट्टू तोते की तरह आप बार बार उसमें कन्वर्ट करते जाओ। ये देखो, ये NH2 हो गया, हो गया। अब बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसका क्या करूं, BDC में कन्वर्ट कर दूं। तो देखो बच्चों, NaNO2 प्लस HCl, ये BDC में कन्वर्ट कर दिया, BDC में ये कन्वर्ट हो गया बच्चों, क्या, N2 प्लस Cl माइनस, हो गया। अब मुझे इसको फिनोल में कन्वर्ट करना है, बताओ। फिनोल में कन्वर्ट कैसे किया था हमने कल, बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कर दो बच्चों, है ना। हाइड्रोलिसिस करने पर ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया था, हो गया था क्या? अब बताओ बच्चों, मुझे ये मेटा क्लोरोफिनोल बनाना था, अगर मान लो पैरा क्लोरोफिनोल बनाना होता तो क्या करता? अगर पैरा क्लोरोफिनोल बनाना होता तो क्या करता? तो पहले बेंजीन का क्या करता मैं? बोलो बच्चों, पहले बेंजीन का क्लोरीनेशन कर लेते, हम कर लेते ना। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? क्लोरीनेशन करके आप नाइट्रेशन करते, नाइट्रेशन NO2 ग्रुप आता पैरा पोजीशन पर, आगे तो वही चलना था आपको, रिडक्शन करना, फिर उसको BDC में कन्वर्ट करना। अरे बच्चों समझ में आया कि मेटा पे कैसे जाएंगे और पैरा पे कैसे जाएंगे? क्लियर है बच्चों? कर सकते हैं आप अच्छे से? ठीक है बच्चों, ये कन्वर्जन आते हैं बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 12th में भी है, आप देख लेना। चलो बच्चों, अब देखो बेटा, ये मैंने लिख रखे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब आप देखिए बच्चों, तीनों में ही NH2 ग्रुप है, इनमें क्या खास बात है? देखो बच्चों सुनो, यहां पर तो क्या होगा कि जैसे हमने ये वाला BDC बनाया बच्चों, बनाया, ये वाला BDC बनाया था ना बच्चों, ये तो हमने कल भी बनाया था।
अब बताओ बच्चों, ये जो बीडीसी बना, इस बीडीसी के अंदर आपको मैंने कल बताया था कि इसमें रेजोनेंस होता है ना बच्चों? अरे ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट है ना, इसमें रेजोनेंस होता है ना बच्चों? याद करो, ये रेजोनेंस मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों, है बच्चों? बोलो, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने कल बनाई थी? ये देखो, कल मैं आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूं, की भी है तो वापस बताने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, जो सेकंड वाला बना, तो सेकंड वाले से बच्चों ये बनेगा, सेकंड वाले से अगर मैं देखूं तो इसका बीडीसी ये बनेगा बच्चों, बनेगा। मैं एक बार सीएल नहीं लगा रहा हूं बच्चों। बताओ, क्या इस बीडीसी में नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड रेजोनेंस में जा सकता है? क्या इस बीडीसी में नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड रेजोनेंस में जा सकता है? नहीं जा सकता। देखो बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है, तो बोलो बच्चों क्या होगा? मैं कह सकता हूं कि नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं होगा। अब बोलो बच्चों, जब रेजोनेंस नहीं होगा तो ये क्या होगा बच्चों? ये लेस स्टेबल होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अरे रेजोनेंस लेस स्टेबल होगा, तो क्या होगा बच्चों? ये हाथों हाथ ये इस ग्रुप को निकाल देगा। आपको पता होगा बच्चों, नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही ये रिलीज होगा, बोलो बच्चों, आपको बेंजिल कार्बोकेटाइन मिल गया क्या? बोलो बच्चों, मिल गया क्या बेंजिल कार्बोकेटाइन? अब बताओ, अगर मैं अगले वाले में करता, ठीक है ना, अगर मैं इसमें करता, बताओ, तो एक बात बताओ, क्या यहां पर भी रेजोनेंस होगा? नहीं होगा ना। अगेन देखो बच्चों, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, नो रेजोनेंस, ठीक है? तो अगेन यहां से N2 निकल जाएगा और आपको ये मिल गया। तो बच्चों एक बात बताओ, स्टेबल डाइएजोनियम सोल्ट कहां बना? स्टेबल डाइएजोनियम सोल्ट कहां बना? फर्स्ट में बना, और वो तब बना ना बच्चों जब NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीनिंग से अटैच है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये तभी बना जब वो बेंजीनिंग से डायरेक्टली अटैच है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच होने पे उसमें रेजोनेंस हुआ। अब देखो बच्चों, यहाँ ये डायरेक्टली अटैच है क्या? बोलो बच्चों, क्या यहाँ NH2 बेंजीनिंग से डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं है ना बच्चों। अब बताओ, अगर ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हुआ, और थर्ड में भी कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे स्टेबल बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? NH2 ग्रुप बेंजीनिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो बच्चों, क्या ये लाइन समझ में आई? क्या ये लाइन आपको समझ में आई? अब देखो, अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो क्या होगा? मान लो अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो फिर N2 निकल जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? N2 निकल गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? बोलो बच्चों, कार्बोकेटाइन में। आ गया समझ में? बोलो, क्लियर है बच्चों? तो देखो, पढ़ो बच्चों क्या कहता है, ये लाइन ही पढ़ो जो मैंने बोला, क्या वही लिखी हुई है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेबल बीडीसी, NH2 group should be attached directly with benzening so that resonance is possible for stability of diazonium ion। सही बात है? ये लाइन समझ में आ गई? बोलो बच्चों, ये लाइन समझ में आ गई क्या? If NH2 group is not attached directly with benzening, then forming diazonium ion will be unstable due to absence of resonance, so it will rapidly convert into carbocation by releasing very stable leaving group N2। क्या ये लाइन समझ में आ गई बच्चों? जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया है उन्हीं को मैंने यहाँ पे शब्दों में बयां किया है। क्या मेरी आपको बात समझ में आई? आगे बच्चों, ओके, चलिए। तो अब देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये है, दिख रहा है आपको? तो आप एक चीज बताओ बच्चों, क्या मैं इसमें सिंपली ऐसा कह सकता हूं कि इसमें ये वाला
कार्बोकेटाइन बन गया। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसमें ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया? ये बात सबको समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, बीडीसी बनाया था अभी अब ऊपर, बीडीसी स्टेबल नहीं है तो N2 निकल जाएगा। अब देखो बच्चों क्या करेंगे अपन इसमें। इसमें बच्चों देखो क्या क्या चीजें पॉसिबल है इसमें। एक तो ये पॉसिबल है कि आपका जो HCl का क्लोराइड आयन है वो अटैक कर जाए बच्चों, कर सकता है, वो अटैक करके ये बना सकता है, बना सकता है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि कार्बोकेटाइन एक प्रोटॉन रिलीज करके एल्कीन में भी बना सकता है ना, बना सकता है बच्चों। देखो कैसे, ये ऐसे भी तो जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल है बच्चों। अच्छा, अब देखो बच्चों, आपको पता होगा कि ड्यूरिंग रिएक्शन, और यहाँ पे वाटर भी होगा, आपको पता होगा जब भी कोई रिएक्शन करवानी होती है तो मीडियम तो लेना पड़ता है ना। अरे बोलो बच्चों, मीडियम तो लेना पड़ेगा ना, तो मीडियम के तौर पे यहाँ पे वाटर होगा। अब बताओ, अगर वो वाटर होगा तो वो क्या कर सकता है, वो इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर सकता है बच्चों। और अगर उसने कार्बोकेटाइन पर अटैक किया, ठीक है ना, तो ये मिल गया बच्चों ऑक्सीजन में पॉजिटिव यानी स्टेबल, यहां से H निकल गया, और H निकलते ही क्या मुझे ये अल्कोहल मिल गया क्या? बोलो बच्चों, क्या मुझे अल्कोहल मिल गया? ये बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, मेजर प्रोडक्ट यही होता है आपको, है ना। अगर एमीन की रिएक्शन करवानी है तो मेजर प्रोडक्ट बच्चों अल्कोहल होता है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? क्लियर है? बोलो। अब देखो बच्चों, अब एक चीज समझाता हूं मैं आपको सिंपल सा। क्या करना है कि जब भी आपको प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करवानी है तो एक सिंपल सा फंडा देखो बच्चों, क्या है, ये जो HNO2 है भाई, NaNO2 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा बच्चों, बताओ, NaCl प्लस HNO2। इस HNO2 को मैं ऐसे लिखूंगा, बोलो बच्चों, है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, ओ नो, इसको बोलो बच्चों ओ, और ये क्या है, नो। बोला क्या? HNO2 याद हो गया, ओ नो, पक्का। अब देखो इसको यूज कैसे लेना है, आपको करना क्या है बच्चों, नाइट्रोजन के नीचे HNO2 की नाइट्रोजन रखनी है, नाइट्रोजन के नीचे HNO2 की नाइट्रोजन रखनी है, ठीक है। दो हाइड्रोजन को हटाना है तो ऑक्सीजन चाहिएगा, बोलो बच्चों, दो नाइट्रोजन को हटाना है तो ऑक्सीजन चाहिएगा। हमने इसको इस तरह से फिट कर लिया। अब फिट करने के बाद देखो हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, यहां से ये वाटर निकाल दो, यहां से ये N2 निकाल दो, पीछे बच्चों क्या बन गया बताओ, पीछे क्या बन गया, बन गया बच्चों, देखो, एक तो हमें मिल गया इथेनॉल, एक हमें मिल गया बच्चों N2, और एक हमें मिल गया H2। बोलो बच्चों, क्या नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है? क्या यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है बच्चों? अच्छा, अब आओ, अगला फॉर्मूला किसका है भैया, बताओ। ये अगले भाई साहब कौन है, यूरिया है, ये बच्चों यूरिया है। कंसेप्ट क्या बताया था आपको, ऐसे लिखना बच्चों, बोलो, ये कंसेप्ट बताया था। अब देखो बच्चों, यहां इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, उड़ा देंगे, इसी तरह से इसको उड़ा दो, इसी तरह से इसको उड़ा दो, उड़ा दो, ऐसे करेंगे बच्चों। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कह सकता हूं, देखो, 2 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल वाटर बन गया, और साथ में देखो बच्चों क्या मिला हमें, ये मिल गया क्या, कार्बोनिक एसिड मिल गया क्या बच्चों? अगेन बताओ, यहाँ पर नाइट्रोजन जनरेट हुई कि नहीं हुई? नाइट्रोजन जनरेट हुई बच्चों, है ना। तो यहां से देखो बच्चों क्या होगा, ये टूट जाएगा, H2O प्लस CO2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एमीन्स की रिएक्शन अगर आप HNO2 से करवा रहे हो तो अल्कोहल बन रहा है क्या? प्राइमरी एमीन की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से कर, सॉरी, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवा रहे हो तो अल्कोहल बन रहा है क्या? बन रहा है बच्चों। अब देखो, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं आपको। देखो, ये बच्चों मिथाइल एमीन है बच्चों। मिथाइल एमीन के केस में ना,
आपको एमीन नहीं मिलेगा, सॉरी एल्कोहल नहीं मिलेगा, ईथर मिलेगा बच्चों, है ना। मिथाइल अमीन के केस में आपको मिथेनॉल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये। ऐसा क्यों, कौन बताएगा। मिथाइल अमीन के केस में मिथेनॉल प्रोडक्ट नहीं बनता, मेजर मेजर प्रोडक्ट बनता है डाई मिथाइल ईथर। बताओ बच्चों क्यों। वेरी गुड। देखो बच्चों होता है क्या है, ध्यान देना। हमने बच्चों ये लिया CH3, ये बच्चों NH2, और हमने लिया बच्चों NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, ये बनेगा, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन बना। याद करो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, बनेगा बच्चों। अरे बनेगा क्या। अब देखो इस मिथाइल कार्बोकेटाइन ने वाटर से रिएक्ट करके, चलो पहले तो मिथेनॉल बना दिया। यहां तक समझ में आ गया। अरे यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्या होगा। अब रिएक्शन जब कंटिन्यू चलेगी तो मिथाइल कार्बोकेटाइन और बनेंगे कि नहीं बनेंगे। रिएक्शन जब कंटिन्यूअसली चलेंगी तो मिथाइल कार्बोकेटाइन और बनेंगे। वो मिथाइल कार्बोकेटाइन, आपको पता होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। मिथाइल कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है ना बच्चों, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है। तो क्या होता है कि जो पहले से अल्कोहल बना है बच्चों, उससे वो लोन पेयर ले लेगा। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप। मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, जो पहले से अल्कोहल बना हुआ है उससे लोन पेयर ले लेगा, ले लेगा बच्चों। तो लोन पेयर लेते ही देखो बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बताओ ये क्या करेगा, ये यहां से H+ रिलीज करेगा बच्चों, और रिलीज करते ही क्या आपको ये मिल गया। बताओ बच्चों क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। तो देखो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन gives alcohol when it reacts with NaNO2 plus HCl, but methyl amine gives dimethyl ether as मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब ये पॉइंट आप याद रखो, ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों। ये पॉइंट याद रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब चलो अगले में बताओ बच्चों क्या बनेगा प्रोडक्ट। अगले में प्रोडक्ट बताओ क्या बनाओगे। कटारिया जी बताइए, कटारिया साहब क्या बनाएंगे, आप बताओ। वेरी गुड हर्ष जनागल, बहुत बढ़िया बेटा। प्रोडक्ट बता दे फाइनल, जनागल साहब प्रोडक्ट बता दो। वेरी गुड हेक्सेनॉल, वेरी गुड साइक्लोहेक्सेनॉल। भव्या साइक्लोहेक्सेनॉल बोलो। देखो बच्चों सबसे पहले आपको फीलिंग आई कि ये कार्बोकेटाइन बन गया। बोलो बच्चों ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंड करेगी, रिंग एक्सपेंड करेगी बच्चों। ये समझाया मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंड करेगी, ये याद करो रिंग एक्सपेंशन में बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। अब देखो इस पर कौन अटैक करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, और वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। हाँ भाई जतिन, जतिन बता क्या बनेगा। जतिन क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें बता। जतिन सुनाई दे रहा है तेरे को। जतिन क्या बोल रहा हूं मैं। ये है ना, मेरे जो बच्चे जानकार है ना,
एक तो ये यश साधवानी, एक ये जतिन, ये पढ़ते ही नहीं है दोनों। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बना, है ना। अब बताओ, अब इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है क्या? रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, आया बच्चों, आया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल का टेक होगा, और वाटर के मॉलिक्यूल का टेक होकर इसमें ये बनेगा। तो क्या बना, क्या बना बच्चों बताओ? साइक्लोप्रोपिल मिथेनॉल, साइक्लोप्रोपिल मिथेनॉल। साइक्लोप्रोपेनॉल मत बोलो बच्चों, क्या मिला? साइक्लोप्रोपाइल मिथेनॉल मिल गया। पढ़ा है ना हमने ये? अरे ये चीजें पढ़ी है बच्चों हमने। चलो अगले में बताओ कौन सा मेजर एल्कोहल बनेगा? अगली रिएक्शन में मेजर एल्कोहल बताओ कौन सा बनेगा? अरे बाप रे पुलकी जसुजा, 3 ही कार्बन है, कार्बन 3 ही है, क्या कर रहा है? 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखो बच्चों, सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बना, बना क्या? इस कार्बोकेटाइन में क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? इस कार्बोकेटाइन में क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है? ये दिख रही है, रीअरेंजमेंट। और इसमें फिर क्या होगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और अटैक करके ये अल्कोहल बना देगा, बना देगा बच्चों। बोलो, आया समझ में? तो देखो बच्चों क्या कहता है कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स है फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, है ना। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ने जो डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया वो अनस्टेबल है ना बच्चों। अरे एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट जो बनता है वो अनस्टेबल है ना, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होता, है ना। तो वो नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करता है और एल्कोहल बनाता है। क्या ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ? इतने सारे एग्जाम्पल में ये बात समझा चुका हूँ। अब देखो बच्चों, liberation of nitrogen is used in quantitative estimation of amino acid and proteins। बच्चों आपको पता है क्या, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होती है। अमीनो एसिड और प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होती है, क्योंकि अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है ना बच्चों, होता है, पक्का याद है क्या आपको? बोलो बच्चों, याद है? चलिए अब देखिए बच्चों, ये मेरे पास 2 डिग्री अमीन है ना बच्चों। 2 डिग्री अमीन में एक ही हाइड्रोजन है, 2 डिग्री अमीन में एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है। तो देखो बच्चों, यहां से ये हो गया, इस तरह से हो गया, और मुझे क्या मिल गया? देखो बच्चों, बच्चों इस ग्रुप को क्या बोलते हैं पता है क्या? एनओ ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो, है ना। बोलते हैं बच्चों, तो इसको बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं नाइट्रोसो एमीन बोलते हैं। ये बच्चों येलो ऑयली लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? येलो ऑयली लिक्विड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी डिग्री की एमीन HNO2 के साथ रिएक्ट करके येलो ऑयली लिक्विड बनाता है? तो कौन बनाता है बच्चों? 2 डिग्री एमीन, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 3 डिग्री एमीन है बच्चों। तो 3 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा इस प्रोटॉन को, है ना, और इसमें सोल्यूबल हो जाएगा। सोल्ट तो बन गया ना बच्चों। देखो कैसे, ये हो गया बच्चों एन एम ई एम ई एम ई, और यहां से देखो ये H NO2, इस पे आ गया प्लस, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों, अरे आ गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? और ये NO2 माइनस है ही आपका, है ना बच्चों, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? सॉल्यूबल। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 3 डिग्री एमीन विल बी soluble in HNO2, ठीक है, ये बात सही। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि देखो
प्राइमरी अमीन ने हमें क्या दिया प्रोडक्ट, बताओ। प्राइमरी अमीन ने हमें क्या प्रोडक्ट दिया था, एल्कोहल। 2 डिग्री अमीन क्या दे रही है, 2 डिग्री अमीन देखो बच्चों येलो ऑयली लिक्विड दे रही है, नाइट्रोसामीन दे रही है बच्चों। एंड 3 डिग्री अमीन सीधी सीधी क्या हो रही है, सोल्यूबलाइज हो रही है ना। 3 डिग्री अमीन सीधी सीधी सोल्यूबलाइज हो रही है। तीनों की रिएक्शंस अलग अलग है ना, अरे तीनों की रिएक्शंस अलग अलग है ना बच्चों। तो क्या मैं HNO2 का यूज करके इन तीनों एमीन्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्या मैं इन तीनों एमीन्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो बच्चों ये लिखा हुआ देखो, HNO2 इज यूज्ड, है ना, टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। ये समझ में आ गया, है ना। क्यों, क्योंकि वो आपके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देते हैं बच्चों, बिकॉज दे गिव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। बोलो बच्चों समझ में आया, बोलो बच्चों समझ में आया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे आप। देखो मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये पढ़ा एमीन्स एनसीईआरटी के अंदर, चेक करते हैं, देखो कहां पर है ये। देखो बच्चों ये दिख रहा है आपको, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड है बच्चों, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, पेज नंबर है आपका 401, पेज नंबर है 401, है ना। ये देखो बच्चों, ये मैंने पढ़ाई है अभी, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई है बच्चों। देखो बच्चों, 3 क्लास ऑफ एमीन्स रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड, लिखा है बच्चों ये लाइन, एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है, 3 क्लासेस ऑफ एमीन्स रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड। तो अगर डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, विद नाइट्रस एसिड विच इज प्रिपेयर्ड इन सीटू। इन सीटू समझते क्या बच्चों, इन सीटू का मतलब समझते हो, इन सीटू का मतलब होता है बच्चों जब आपको रिएक्शन करवानी है ना, आपको उसी टाइम उसको तैयार करना है। जब आपको रिएक्शन करवानी है ना, आपको उसी टाइम उस प्रोडक्ट को तैयार करना है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर। समझ आ गया। तो बोलो बच्चों, मैंने ये रिएक्शन आपको करवा दी, ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक अमीन की मैं पढ़ा चुका हूँ, डाइएजोनियम सोल्ट, अरे पढ़ा चुका हूँ बच्चों, भाई लोगों पढ़ा दी ना। अच्छा, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन बताओ। सेकेंडरी और टर्सरी अमीन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करती है। बस एनसीईआरटी ने इतना लिख के छोड़ दिया, बहुत है उसके लिए। तो अब करती कैसे वो हमें पता करना पड़ेगा ना फिर। अरे बोलो बच्चों, पता करना पड़ेगा ना भाई लोगों। तो देखो बच्चों, ये मैंने करवा दिया। कार्बिल अमीन में आपको पहले करवा चुका हूं, कार्बिल अमीन में आपको करवा चुका हूं ना। अरे बच्चों कार्बिल अमीन में करवा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, फिर देखो मैं ये एसाइलेशन करवा चुका हूं, करवा चुका हूं। अब देखो बच्चों, आप साथ साथ में टिक करोगे तो आपको पता लगने लग जाएगी कि हमने हर चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शंस कवर अप कर ली है, हमने हर चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शंस कवर अप की है, ठीक है। चलो बच्चों, अब आ जाओ बच्चों, हमने हेडिंग डाली है बच्चों ArSN2, है ना, ArSN2, एरोमेटिक बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। बच्चों बाइमोलिकुलर समझते हैं आप, बाइमोलिकुलर का मतलब समझते हैं कि एट ए टाइम रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 करेंगे ना, 2 करेंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं एक काम करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको एक तो ले लेता हूं, सपोज ये मेरे पास, ठीक है। मैंने बच्चों ये एलिफेटिक हैलाइड ले लिया, ले लिया बच्चों। अब अपन 1 बाय 1 समझते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो ये अकेले पार्टिसिपेट करें, है ना, सिर्फ अकेले पार्टिसिपेट करें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में,
और कोई दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करे। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये अकेले पार्टिसिपेट करे और कोई पार्टिसिपेट ना करे। तो देखो बच्चों, आपको पता है क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्या? बोलो बच्चों, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों? तो मुझे बताओ, यहाँ पर भी खींचा होगा, यहाँ पर भी खींचा होगा। खींचने से हमारे अकॉर्डिंग देखो बच्चों, बोलो बच्चों, ये कार्बोकेटाइन बना, इसमें ये कार्बोकेटाइन बना, बोलो बच्चों, इसमें ये कार्बोकेटाइन बना और इसमें ये कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों, ये कार्बोकेटाइन बना। अब एक चीज बताओ मुझे को अच्छे से कि भैया पहला जो कार्बोकेटाइन बना है वो तो स्टेबल है। अरे बोलो बच्चों, पहला जो कार्बोकेटाइन बना वो स्टेबल है कि नहीं है ना बच्चों? टर्सरी कार्बोकेटाइन तो बहुत अच्छा वाला स्टेबल होता है बच्चों। लेकिन बताओ कि ये जो फिनाइलिक कार्बोकेटाइन और विनाइलिक कार्बोकेटाइन, क्या ये स्टेबल होंगे क्या? फिनाइलिक कार्बोकेटाइन और विनाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होंगे? देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आपका डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ गया और जैसे ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर आया मामला गड़बड़ा गया ना बच्चों? बोलो, क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? अरे मोर एन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो अब मुझे बताओ, क्या फिर ये कार्बोकेटाइन बनेंगे? देखो ये तो क्या है बच्चों, देखो मोर स्टेबल है बच्चों। ये क्या है? ये दोनों ही क्या है? हाईली अनस्टेबल है। बोलो बच्चों, ये दोनों ही हाईली अनस्टेबल है ना? अरे है। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने कल तो बनाया था बीडीसी में और आज आप अपनी बात से चेंज हो गई, है ना? तो भैया कल क्यों बनाया था, कौन बताएगा? कल क्यों बनाया था याद है क्या भैया? इस दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था उसके साथ, N2 जुड़ा था। तो मैंने आपको बोला था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेनिल कार्बोकेटाइन सिर्फ तभी बनता है जब बीडीसी हो, बीडीसी के अलावा नहीं बनता। ये बोली थी क्या बात? बोलो। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, यहाँ तो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है ना? अरे वहां तो नाइट्रोजन निकल रहा था। देखो नाइट्रोजन, पहली बात बच्चों, एक स्टेबल कंपाउंड है और जो यहाँ निकल रहा है Cl- नेगेटिव है ना? अब मुझे बताओ, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है या आयन ज्यादा स्टेबल होते हैं? बताओ। न्यूट्रल होता है ना? तो ये तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? 1000 टाइम ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये अकेला पार्टिसिपेट करता तो कार्बोकेटाइन बनाता। और कार्बोकेटाइन, बोलो बच्चों, क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। और कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल नहीं है तो क्या ये बनेंगे क्या बनेंगे क्या बच्चों? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यूनिमोलिकुलर का तो चांस ही खत्म हो गया। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन का चांस खत्म हो गया क्या? अरे अकेला पार्टिसिपेट करके रिएक्शन करता तो वो तो रूल आउट होगी क्या? क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आया? क्या मेरा पॉइंट आपको समझ में आया? बोलो बच्चों, ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? आ गया क्या भाई लोगों? अब देखो बच्चों, ये तो हमने बात की पहली बात। सेकंड बात करते हैं बच्चों। देखो सेकंड, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरे पास, ठीक है, और इसमें यहां है, ठीक है, और इसमें यहां है। अब बच्चों बताओ, इन दोनों में तो रेजोनेंस होगा ना? इन दोनों में रेजोनेंस होगा क्या? लोन पे डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है, रेजोनेंस होगा बच्चों। अब बताओ, जब इसमें रेजोनेंस होगा तो बच्चों ये कंफर्म हो गया ना कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में आपके पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आ गए। रेजोनेंस में बढ़ा चुका हूं। अच्छा, यहां पर भी देखो बच्चों, यहां पर भी क्या होगा? क्या पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आ चुके बच्चों?
बोलो आगे। अब मुझे बताओ इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ रेजोनेंस हुआ, यहाँ पर भी रेजोनेंस हुआ, लेकिन बच्चों यहाँ रेजोनेंस नहीं हुआ। क्या कंफर्म बात है? क्या कंफर्म बात है? अब मुझे बताओ रेजोनेंस के कारण यहाँ क्या हुआ? कार्बन क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड। बोलो बच्चों, इन दोनों में कार्बन क्लोरीन का पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया क्या? बोलो बच्चों। अच्छा यहाँ क्या होगा? कार्बन क्लोरीन प्योर सिंगल बॉन्ड। बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, एक सिंपल सा फंडा बताओ, एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, किस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा? बताओ। सिंगल बॉन्ड का ना, सिंगल बॉन्ड इजी होगा। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लें देखो ना बच्चों, ये आती है बच्चों 177 पिकोमीटर, और यहाँ जो बॉन्ड लेंथ आती है ना बच्चों इनके अंदर, वो आ रही है 169 पिकोमीटर। बोलो बच्चों, क्या वहां पे बॉन्ड लेंथ आपकी छोटी होगी? क्या वहां पर आपकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी? छोटी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना मुश्किल होगा ना? छोटी बॉन्ड लेंथ को तोड़ना मुश्किल होगा ना? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? स्मॉलर बॉन्ड लेंथ को ब्रेक करना मुश्किल होगा ना? बच्चों समझ पा रहे हो क्या? अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात बताओ मेरे को। नेक्स्ट मैं अगर आपसे एक लाइन और बोलूं, क्या? मुझे बताओ बच्चों, यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है क्या? और यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, और इधर भी sp2 है बच्चों। बोलो sp3 sp2 sp2, ये समझ में आया? अब मुझे बताओ, यहां तो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपके सिर्फ और सिर्फ कितने हुए? 25% हुए, और यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हुए बच्चों? बताओ। 33.33% हो गई क्या? अब मुझे बताओ, जब एस कैरेक्टर बढ़ गए तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास चला गया ना? बोलो बच्चों, जब एस कैरेक्टर बढ़ गए तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास चला गया। तो मुझे बताओ बच्चों, इस बॉन्ड के जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा हुआ या कम हुआ? क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया ना? अरे बोलो बच्चों, बढ़ गया ना? अब मुझे बताओ, जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या हम उस बॉन्ड को तोड़ पाएंगे? क्या हम उस बॉन्ड को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे ना? मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? मेरी बात को समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है। अच्छा, फिर देखो बच्चों सुनो, मुझे एक चीज बताओ कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहाँ पर देखो बच्चों CH3CH ये लिया, ठीक है, और एक मैंने ये लिया बच्चों, ये लिया। अब बच्चों बताओ कि इन दोनों कंपाउंड के अंदर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या? इन दोनों कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है? दिख रहा है? क्या पहले में कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? नो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नहीं दिख रहा ना बच्चों? नहीं दिख रहा ना? तो अब मुझे बताओ, अगर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है बच्चों। तो न्यूक्लियोफाइल जो खुद होता है वो तो खुद नेगेटिव चार्ज वाला होता है ना? न्यूक्लियोफाइल जो खुद होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। अब मुझे बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल इधर आकर अटैक करने की कोशिश करेगा तो क्या इसको यहां से रिपल्शन मिलेगा क्या? क्या इसको यहां से रिपल्शन मिलेगा? लेकिन बच्चों यहां पर कोई रिपल्शन मिलेगा? बोलो बच्चों, मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो बहुत ही कम हो, है ना? बोलो बच्चों, ये बात सुन नहीं? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? बोलो बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो आपकी एरिल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होती है या बहुत ही कम रिएक्टिव है? बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात आपके भेजे में बैठी? देखो मैं एक बार वापस आपको रिकॉल करवा देता हूं।
मैंने बोला बच्चों एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। इसके रीजन समझते हैं। अपन पहला ऐसा सोचते हैं कि बच्चों मान लो ये आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दे, मान लो SN1 दे, SN1 मतलब अकेला अकेला पार्टिसिपेट कर, अकेला अकेला तभी कर सकता है वो आयोनाइज हो। तो मैंने आपके सामने 3 हैलाइड लिख रखे हैं, मैंने तीनों को आयोनाइज किया बच्चों। तो टर्सरी से तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, टर्सरी से तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन बच्चों एरिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। तो बच्चों जब कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो क्या वो बनेंगे? अरे बोलो बच्चों क्या वो बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे? अब बोलो बच्चों अगर वो नहीं बनेंगे तो क्या वो SN1 रिएक्शन देंगे? क्या वो अकेले अकेले पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं करेंगे। कंफर्म? ओके चलो बच्चों अब देखो बच्चों, हम कहते हैं कि जो पहला वाला है उसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है बच्चों, और बाकी दोनों में sp2 है। sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर 25%, sp2 में 33.33%। एस करेक्टर जितने ज्यादा होते हैं आपको पता होगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ पाना हमारे लिए क्या हो जाएगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा ना, डिफिकल्ट होगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ये टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड बना रखा है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा ना बच्चों, लेकिन बाकी दोनों में रेजोनेंस हो रहा है ना, बाकी दोनों में क्लोरीन का लोन पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस है बच्चों इन दोनों में कार्बन क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, आ गया बच्चों। अब जैसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया बॉन्ड लेंथ कम होगी, बोलो बच्चों बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ जैसे ही कम हुई स्मॉलर बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा क्या? स्मॉलर बॉन्ड लेंथ वाले बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा बच्चों। एंड सेकंड देखो, लास्ट देखो बच्चों, आप देख रहे हो बच्चों इन लास्ट दोनों कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब नेगेटिव चार्ज है इनके पास, अच्छा भला। तो क्या इस नेगेटिव चार्ज की तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद करेगा? क्या नहीं करेगा ना। ये बात समझ में आई? ये बातें समझ आ गई बच्चों? ये जो मैंने 4 पॉइंट बोले ना भाई साहब भयंकर वाले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में ही बताता हूं, देखो सुनो, आपको एनसीईआरटी में ये चीज मिलेगी। आ जाओ बच्चों पेज नंबर 311 पर, आगे रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स है बच्चों, पेज नंबर 311 रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, इसको टिक कर लें आप। ठीक है, अब आप पॉइंट पढ़ते जाइए, जो मैंने पॉइंट आपको समझाए थे क्या इसमें लिखे हुए क्या? पढ़ो। पहला पॉइंट कहता है बच्चों एरिल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्या मैंने ऐसी लाइन बोली थी कि एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिव नहीं होती? पहला पॉइंट पढ़ो बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट। इन हेलो एरीन्स the electron pair on halogen atom are in conjugation with pi electrons of the ring and the following resonance structure are possible। ये स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, अरे बच्चों ये स्ट्रक्चर तो आप जानते हो ना। अब देखो बच्चों क्या कहते हैं, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बोलो बच्चों कार्बन क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आगे रेजोनेंस के कारण। तो एज ए रिजल्ट bond cleavage in haloarenes is difficult than haloalkanes and therefore they are less reactive towards nucleophilic substitution। क्या ये बात मैंने बोली कि जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे बच्चों बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ना। चलो अगले पेज में आओ, आओ बच्चों पढ़ो इसको। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, क्या ये मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को अभी? क्या मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया बच्चों? देखो in haloalkane the carbon atom attached to the halogen is sp3 while in case of haloarenes the carbon atom attached to halogen is sp2। okay आगे बढ़ो। the sp2 hybridized carbon with the greater s character is more electronegative and can hold the electron pair of CX bond more tightly than sp3 hybridized carbon in haloalkane with less s character। ये लाइन समझ में आ गई? जिसमें ज्यादा s character वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को तगड़े से खींच के रखेगा। अरे बोलो बच्चों रखेगा ना, ये लाइनें लिखी हुई है। अब देखो आगे पढ़ो।
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन हेलो एल्केन इज 177 और हेलो एरीन में कितनी है 169 दिख रही है 177 169 दिख रही है बच्चों। अब क्या कहता है सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ए शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, ये कह रहा है ना कि भैया बॉन्ड लेंथ अगर आपकी स्मॉलर हो छोटी बॉन्ड लेंथ उसको तोड़ना मुश्किल होगा। बोलो बच्चों समझ में आया। तो देयरफॉर हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स है बच्चों। अब देखो बच्चों अगला पढ़ो instability of phenylketine दिख रहा है बच्चों phenylketine in case of haloarenes the phenylketine is a result of self ionization will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out। क्या ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, क्या ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था ना अभी। अच्छा अगला पढ़ो because of possible repulsion it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes, ये भी बताया था रिपल्शन। क्या ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं? बोलो बच्चों ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अब अगर एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं तो बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एग्री करते हैं आप इस बात को? बोलो बच्चों अरे एग्री करते हो? तो इसको आप देख लिया बच्चों, टिक कर लेना। अभी इतना जो मैंने पढ़ाया है ठीक है, इसके आगे की बातें मैं एक बार पढ़ाऊंगा फिर आपको ये आगे वाली बातें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है। तो चलो लौटते हैं अपन वापस हमारे घर पे। तो अपन इन पॉइंट्स को अब लिखते हैं भैया फटाफट, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं देखो देखो पहला पॉइंट तो मैं लिख रहा हूं कि ArSN2 is characteristic property of एरिल हैलाइड, ठीक है बच्चों। ये ArSN2 किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? एरिल हैलाइड की। आगे देखो बच्चों क्या बोल रहा हूं, एरिल हैलाइड वेरी वेरी, या मैं ऐसे लिखता हूं एरिल हैलाइड आर less reactive for nucleophilic substitution reaction due to following reason। बच्चों एक काम करो क्या, ये मैं पॉइंट्स बाद में लिख दूंगा है ना, नोट्स भेजने से पहले आपको सेंड करने से पहले मैं बाद में लिख दूंगा। मैंने समझा तो दिया, एक बार मैं जगह छोड़ दूं क्या, अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं है ना। टाइम अपना ऐसे ही लिखने में जो जा रहा है मैं इसको छोड़ दूं क्या, मैं लिख दूंगा, लिख के सेंड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। समझा दिया ना मैंने आपको, 2-3 बार समझा दिया। चलो ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब अगर हमें ये रिएक्शन करवानी है ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं देखो बच्चों, मैं लिख रहा हूं नोट्स को सेंड करने से पहले मैं लिख दूंगा अपना आप, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर nucleophilic substitution in haloarenes। तो अब देखो बच्चों सुनो, आपको जो मैंने बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि ये नॉर्मल कंडीशन में तो दे ही नहीं रहना बच्चों, बताओ नॉर्मल कंडीशन में तो ये दे नहीं रहना, दे नहीं रहना बच्चों। तो अब मुझे बताओ दे नहीं रहे तो हमें कुछ कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी। बोलो बच्चों हमें एक्सट्रीम कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब ये होगा कि आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करना पड़ेगा, ये मतलब हुआ ना। कंडीशन का मतलब तो टेम्परेचर प्रेशर ही होता है, और क्या होता है ना बच्चों। तो देखो बच्चों सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या, यूज ऑफ
हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है बच्चों, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। भाई नॉर्मल कंडीशन में तो वो कहता मैं तो दूंगा ही नहीं रिएक्शन, तो फिर हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे देखो बच्चों सुनो क्या, भैया मेरे पास ये बच्चों क्लोरोबेंजीन है, इसको मुझे NaOH से ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो NaOH से ट्रीट करना है तो भैया यहाँ देखो 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर दिख रहा है आपको। ये कंडीशन देखिए बच्चों, टेम्परेचर भी काफी हाई है और प्रेशर भी मैंने बहुत लिया। अरे बोलो बच्चों, प्रेशर भी मैंने बहुत लिया और बाद में इसका करना है हमें एसिडिफिकेशन। अच्छा, ये बाद में एसिडिफिकेशन क्यों किया बच्चों, कौन बताएगा, बताओ। ये बाद में एसिडिफिकेशन क्यों किया, याद है क्या? किसी रिएक्शन को स्टार्ट बेस से करोगे तो खत्म एसिड से करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, जाओगे काम। तो देखो बच्चों, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मिल कैसे गया ये मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी एक्सप्लेन करता हूं बच्चों मैं आपको, देखो तो बोलते हैं बच्चों डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा कि एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब सुनो बच्चों, हुआ क्या इसमें, देखो सुनो। सबसे पहले हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है बच्चों, है, हमने इसको ट्रीट किया NaOH के साथ, ठीक है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, यहां से ये बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बोलो बच्चों NaCl निकल गया, एक तरह से निकल गया। निकलने के बाद क्या मुझे फिनोल मिल गई बच्चों, मिल गई क्या? अरे बोलो बच्चों फिनोल मिल गई। अब मुझे बताओ बच्चों, फिनोल कैसा कंपाउंड है? फिनोल किस तरह का कंपाउंड है बच्चों? एसिडिक। और मीडियम में क्या चल रहा है, मीडियम में आप क्या लेके चल रहे हो साथ में, बेस लेके चल रहे हो ना। तो बोलो बच्चों ये जो बेस है NaOH है ना, ये OH माइनस क्या करेगा बच्चों, इस H को हटाएगा ना, हटाएगा कि नहीं हटाएगा, बोलो बच्चों हटाएगा। हटाते ही देखो बच्चों, क्या ये आपका फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? अब बताओ इस नेगेटिव के साथ ये सोडियम पॉजिटिव अटैच हो गया क्या, इस नेगेटिव के साथ सोडियम पॉजिटिव अटैच हो गया। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आगे हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा बच्चों, H+H2O, मतलब आप ये समझ लो कि आप यहाँ पे ले रहे हो HCl और H2O। तो बोलो बच्चों HCl लोगे तो क्या होगा, HCl लोगे तो क्या होगा, NaCl निकल जाएगा ना। बोलो बच्चों NaCl निकल गया और आपको मिल गई क्या बच्चों, क्या समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डाउ प्रोसेस, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को मान लीजिए मुझे अमोनिया से ट्रीट करना है, तो अमोनिया से ट्रीट करना है तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यूज लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अरे भैया फिनोल तक रिएक्शन होगी लेकिन फिनोल उस फॉर्म में टिकेगा थोड़ी, फिनोल आगे कन्वर्ट नहीं होगा क्या सोडियम फिनोक्साइड आयन में, बेसिक मीडियम के कारण। फिनोल बन तो गई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैंने फिनोल बनाई है ना, लेकिन फिनोल NaO से रिएक्ट नहीं करेगा क्या है? हाँ भैया देखो सुनो, यहां से क्या होगा, ये H निकला, ये Cl निकला, निकल गया। निकलने के बाद देखो बच्चों क्या मिल गया हमें, मिल गया बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों ये NH2 आ गया, आ गया क्या, आ गया बच्चों। अब देखो सुनो, अब ये एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको देखो।
अरे आशुतोष गौतम, लास्ट में NaCl है, अब NaOH कहाँ है? मैंने HCl मिला के उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया है क्या? दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा तेरा? मैंने HCl किसके लिए मिलाया? हाँ भैया देखो सुनो, ये पढ़ो क्या कहता है, ये क्या कह रहा है देखो बच्चों, जो मैंने कंडीशन अभी यूज ली वो यहाँ पर है क्या? क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड by heating in aqueous sodium hydroxide solution at a temperature of 623 and a pressure of 300 atmosphere। लिखा हुआ है बच्चों? अरे लिखा हुआ है। और आप सेकंड कंडीशन देखो बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, सेकंड कंडीशन दिख रही है? सेकंड कंडीशन दिख रही है, क्या कर रहा है ये? बोलो बच्चों, H+ ले रहा है ना? अरे बोलो बच्चों, स्टार्ट एसिड से करोगे तो बेस से खत्म करेंगे, और बेस से स्टार्ट करोगे तो एसिड से खत्म करोगे। लिखा हुआ है? अरे भाई लोगों लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है? क्या समझ में आई बात? ये जो मैंने लाइन बोल रखी है ना, स्टार्ट वाली, स्टार्ट इससे करो तो ये एंड, ये बहुत काम की है ना? आप उलझोगे नहीं अगर ज्यादा रिसर्च नहीं करोगे तो, और रिसर्च करोगे तो भैया करते रहना फिर। अब देखो बच्चों सुनो, मैं आपको डाउ प्रोसेस बताता हूं। ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको? पेज नंबर आप आ जाइए 332 पर, दिख रहा है? पेज नंबर 332 पे आपको दिख रहा है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। देखो, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH at 623 Kelvin and 320 atmosphere pressure। ठीक है? फिनोल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन। ये लास्ट में देखो बच्चों क्या कर रहा है, ये लास्ट में क्या कर रहा है? एसिडिफिकेशन कर रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, कर रहा है क्या एसिडिफिकेशन? समझ में आया? अब बच्चों बताओ, एक बात बताओ, ये इसने फ्यूज्ड NaOH क्यों यूज लिया? कौन बताएगा आप में से? फ्यूज्ड NaOH क्यों यूज लिया? बताओ बच्चों, चित्रक सिंगल बता भाई, अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज्ड NaOH क्यों लिया? कटारिया जी बताओ, किशोर प्रजापत बता भाई, फ्यूज्ड NaOH क्यों लिया इसने? देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना मेरी बात को। फ्यूज का मतलब मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट का मतलब आयन तो है उसके अंदर, लेकिन अब देखो बच्चों, अगर ये एक्वस स्टेट में होता ना, तो एक्वस स्टेट में आपको पता है क्या कि इस OH आयन को आपका वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे ना? अरे वाटर में प्लस और माइनस होता है ना? बोलो बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? अरे अगर एक्वा सोल्यूशन लेते तो वाटर पोलर होता है, बीइंग पोलर इसका हाइड्रेशन होता। अब मुझे बताओ, इस OH माइनस के नेगेटिव चार्ज जो कुछ हद तक ये कम करते, कुछ हद तक इसको कम कर देते कि नहीं कर देते? और बच्चों जब ये कुछ हद तक कम कर देते तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती कि नहीं हो जाती? अरे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती ना। अब मुझे बताओ, एक तो इस तरह का न्यूक्लियोफाइल है जो हर जगह से वाटर से सराउंडेड है, दिख रहा है आपको? इस जगह से ऐसे, है ना? और एक ऐसा है जो मोल्टन स्टेट में है, इसको किसी ने घेर ही नहीं रखा। तो बोलो बच्चों, कौन सा हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा आपका विग्रस होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में? बताओ। मोल्टन वाला होगा ना? अरे बच्चों समझ में आया ना बाबू? ये छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इनसे क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। अरे बच्चों समझ में आया क्या? आ गया समझ में? हो गया? दिव्यांशी तोमर क्या कह रही है कि सर इतने हाई टेम्परेचर पर वाटर कैसे प्रेजेंट होगा? दिव्यांशी तोमर, तूने ये बात तो सोची, लेकिन क्या तूने ये बात सोची क्या, ये बात सोची तूने कि यहाँ प्रेशर कितना है? 320 है। तेरे को पता है वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होता है?
जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, अब 320 पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? थोड़ा दिमाग लगा लिया करो यार, 12th अब थोड़े दिनों में पास होने वाले हो तुम लोग। अब देखो बच्चों, दिख रहा है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये अभी मैंने करवाई तो नहीं, एक चीज समझाता हूं। देखो आप बताओ इस रिएक्शन को स्टार्ट किससे कर रहे हो? बताओ इस रिएक्शन को स्टार्ट किससे कर रहे हो? देखो NaOH से। तो देखो खत्म किससे कर रहे हो आप? खत्म किससे कर रहे हो? H+ से कर रहे हो क्या? अरे बच्चों ये समझ में आ रही है बात जो मैं बार बार आपको ये चीजें बता रहा हूँ, है ना? चलो बच्चों ये डाउ प्रोसेस आ गया समझ में। अब देखो बच्चों ये तो हुआ एक कंडीशन। अब देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं अपन। एक बच्ची ने अभी क्वेश्चन बोला कि सर इस टेम्परेचर पे वाटर तो रहेगा ही नहीं। तो देखो बच्चों वाटर रहेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो हम कब डिफाइन करते हैं? हम वो कब डिफाइन करते हैं जब प्रेशर कितना हो? 1 atm हो। बच्चों अभी प्रेशर देखा था क्या वहां पे? अरे वहां आपने प्रेशर देखा था क्या? देखो खतरनाक वाला प्रेशर था। तो भैया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया था ना। अब देखो बच्चों, अब एक चीज बताओ, ये क्लोरोबेंजीन बोलो बच्चों, ये इजीली तो जा नहीं रहा ना? ये क्लोरोबेंजीन रिंग से इजीली नहीं जा रहा ना? नहीं जा रहा ना? मतलब ये रिंग के चिपक गया, चिपक गया ना, चिपकू हो गया ना। कई बार होता है ना, जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा जो चिपकू होता हो, आप उससे परेशान हो, आप उसको धक्का देके निकालना चाहते हो, होता है ना कई चिपकू किस्म के बच्चे होते होंगे। अब देखो बच्चों अगर मुझे Cl को निकालना है तो फिर मैं क्या करूं? मैं इस Cl से इलेक्ट्रॉन खींच लूं, है ना? मैं इस Cl से इलेक्ट्रॉन को खींच लूं। तो खींचने के लिए बच्चों मुझे क्या जोड़ना चाहिए रिंग में? रिंग पर मुझे क्या जोड़ना चाहिए बोलो बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ू ना? बोलो बच्चों जो आपका चिपकू फ्रेंड है उससे आप काम करवाओ या उससे कुछ चीजें छीन लो, वो अपना आप चला जाएगा, चुपचाप जाएगा ना। अब देखो बच्चों क्या मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बच्चों अच्छे से। देखो बच्चों क्या बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग एट डिफरेंट पोजीशन with respect to halogen in benzene ring। ठीक है। अब बच्चों ये समझना, क्योंकि मैं ये जो चीज आपको समझाने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी में दी हुई है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, अच्छे से समझना इसको। देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों, है ना? अब बच्चों बताओ यहां मैंने अभी NO2 पे एक क्या किया, क्या सॉरी ऑर्थो पोजीशन में NO2 जोड़ दिया। NO2 जानते हो ना, NO2 तगड़ा वाला भिखारी है। बोलो बच्चों NO2 तगड़ा वाला भिखारी है ना? अब मुझे बताओ बच्चों NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना? खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा। खींचेगा तो इस बॉन्ड का क्लीवेज कुछ इस तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो बच्चों? इस बॉन्ड का क्लीवेज कुछ इस तरह से होगा कि इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। सही बात है ना? बोलो बच्चों ये समझ में आया? अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैंने किया क्या, ये Cl है, ठीक है? तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां पर टेक करेगा? Nu माइनस का प्लस पर करेगा। ये मैंने यहां जोड़ दिया, देखो बच्चों जोड़ दिया, और ये नेगेटिव चार्ज यहां है और बोलो बच्चों ये यहाँ, ये समझ में आया? क्या इतना समझ में आ गया जो मैंने बनाया? अब मुझे बताओ ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जा सकता है क्या? ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जा सकता है ना? जा सकता है ना बच्चों? देखो क्यों नहीं जा सकता? अगर मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूं तो इधर जा सकता है बच्चों। अगर ये इधर जा सकता है तो देखो बच्चों ये स्ट्रक्चर बन सकती है ना? देखो कैसे, ये Cl Nu
डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, ये बन गया बच्चों। बोलो क्या ऐसा समझ में आया? बोलो बच्चों ये समझ में आया? तो मुझे बताओ बच्चों, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, कंफर्म खींच रहा है, इतनी बात सुनाई। अब मुझे बताओ NO2 ने रिंग से खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो रिंग अपना गुस्सा किस पे उतारेगी? रिंग अपना गुस्सा क्लोरीन पे उतारेगी, क्लोरीन को धक्के देगी, और जब धक्के देगी तो उसको निकलना ही पड़ेगा। देखो कैसे धक्के देगी, समझते हैं। देखो बच्चों, अगली कंडीशन में क्या होगी, नेगेटिव इधर भी तो रेजोनेंस में जा सकता है, बच्चों। अगर ये इधर रेजोनेंस में गया गया बच्चों, तो ये यहां पहुंच गया, देखो पहुंच गया क्या? ठीक है, अब बताओ, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा क्या? और इधर आते ही हमारे पास ये वाली पिक्चर बन गई क्या? बोलो बच्चों, आगे समझ में? अब बताओ, इस नेगेटिव को जैसे ही मैं इधर शिफ्ट करूंगा, क्या इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने लग जाएगी क्या, इस कार्बन की? बोलो बच्चों, देखो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है ना, तो अब ये 5वां बॉन्ड बनाने की तो इसकी हिम्मत नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इसको? क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन को धक्का देगा, ये देगा बच्चों। और जैसे ही इसने धक्का दिया, धक्का देते ही बोलो बच्चों, हमने इस Cl- को निकाल दिया, और निकालते देखो बच्चों ये बन गया। बोलो बच्चों क्या समझ में आया? बोलो बच्चों समझ में आया? जैसे ही मैंने ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ा, तो उस NO2 ने बनने वाले कार्ब एनाइन के नेगेटिव चार्ज को -m इफेक्ट से स्टेबलाइज किया कि नहीं किया? बताओ बोलो बच्चों, NO2 ने -m इफेक्ट लगा के इसको स्टेबलाइज किया कि नहीं किया बच्चों? अरे किया है ना, किया बच्चों, पक्का किया है क्या? अरे बात समझ में आई क्या नवाबों? बोलो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ बच्चों, हम किसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं? हम हटाना किसको चाह रहे हैं यहां से? हेलोजन को ना, क्लोरीन को ना। तो क्लोरीन को हटाना है तो हमें ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल का टेक भी फिर उसी कार्बन पे करवाना पड़ेगा ना। हमारा टारगेटेड कार्बन कौन सा होगा? वही कार्बन होगा ना जिसपे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन को हटाना है तो उसकी जगह को जोड़ना भी तो पड़ेगा ना भाई लोगों। अरे बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं पैरा पोजीशन पर आता हूं, सुनना बच्चों ध्यान से, देखिए मैंने यहाँ पे Cl लिया, ये NO2, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां पर इस बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो बच्चों ये बात समझ आ गई? NO2 खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव जाएंगे दूसरी तरफ, ये समझ आ गया? अब देखो बच्चों क्या हो गया, अगर मैं इसमें इस तरह से देखो, ये Cl, ये Nu, तो ये नेगेटिव, ये हो गया बच्चों। बोलो अब बताओ, रेजोनेंस हो सकता है बच्चों? ये इधर आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता बच्चों? बताओ। अब बताओ, क्या नेगेटिव इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है? क्या नेगेटिव जा सकता है बच्चों? जा सकता है ना, कौन मना कर रहा है इसको? जा सकता है, जा सकता है। अगर वो इधर रेजोनेंस में जा सकता है, तो इसकी ये वाली पिक्चर बनेगी क्या? देखो बच्चों ये वाली पिक्चर बनेगी, Cl Nu, ये डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, ये बन गया कि नहीं बन गया बच्चों? बताओ, ये बन गया क्या? अच्छा, अब एक चीज और बताओ मेरे को, कि ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है? इधर रेजोनेंस में जाएगा, तो बोलो बच्चों ये बन सकता है Cl Nu, ये नेगेटिव, ये और NO2, ये नेगेटिव जैसे इधर मारेगा। अब बच्चों किसको किक लग गई? बोलो, सलमान खान वाली किक किसको मिली?
बोलो, Cl माइनस को किक मिली और किक मिलते ही बोलो बच्चों हमें ये मिल गया क्या? बोलो, तो बताओ पैरा पोजीशन पर भी NO2 ने अपना काम किया? बोलो बच्चों, पैरा पोजीशन पर भी NO2 ने अपना काम किया क्या? अरे बोलो बच्चों, किया? किया, मेरे हिसाब से तो देखो किया, आपको भी समझ में आया होगा, है ना? तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं मेटा पोजीशन पे लेके आता हूं तो चेक करते हैं बच्चों, मेटा पोजीशन पर क्या पिक्चर आएगी। आई थिंक इतना अब आप समझदार हो, मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। देखो बच्चों, ये NU माइनस लिया मैंने, ठीक है, मुझे हटाना किसको है? मुझे हटाना किसको है बच्चों? Cl को। तो बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करूंगा, बोलो बच्चों, ये इधर शिफ्ट मारेगा, जैसे ही ये इधर शिफ्ट मारेगा, ये Cl, ये Nu, ये नेगेटिव आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे बताओ, नेगेटिव डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो ये नेगेटिव इधर पहुंचा तो ये आ गया बच्चों। जैसे ही ये यहाँ पहुंचा तो बच्चों आप इसमें एक चीज नोट करो कि क्या नेगेटिव चार्ज कभी भी उस कार्बन पर आ सकता है जिससे NO2 जुड़ा हुआ है? अरे मेटा पोजीशन पर आ सकता है क्या? तो क्या मेटा पोजीशन माइनस क्या NO2 इस कंडीशन में M इफेक्ट लगा पाएगा? क्या NO2 इस कंडीशन में M इफेक्ट लगा पाएगा? -M नहीं लगा पाएगा। सिर्फ क्या लगा पाएगा? सिर्फ क्या लगा पाएगा? -I लगा पाएगा। तो I तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता ना। अच्छा किसको माना जाता है? अच्छा किसको माना जाता है बच्चों? M को माना जाता है। तो देखो बच्चों, ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा बच्चों, ये वाली पिक्चर बनी है हमारे सामने, ठीक है। अब जैसे इधर ये आ जाए बाहर, है ना? चलो बाहर तो चलो हमने निकाल दिया, लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ ये जो आपका कार्बेनाइन बना, क्या कार्बेनाइन उतना स्टेबल है क्या? अरे यहाँ कार्बेनाइन उतना स्टेबल है क्या? नहीं है ना बच्चों। देखो मैंने पहले लिया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोफिनोल लिया, फिर मैंने लिया पैरा नाइट्रो, एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, क्लोरोफिनेल क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट सॉरी बच्चों। देखो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, फिर पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और फिर मैंने लिखा बच्चों मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इन तीनों कंडीशन में बच्चों बताओ आपका NO2 का अच्छे से जलवा कहां देखा? NO2 का अच्छा जलवा कहां देखा आपने? कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा पे। तो बोलो बच्चों, ऑर्थो पैरा पे आपने जलवा देखा? क्यों देखा बच्चों, बताओ वहां पे जलवा इसका आपने, इसका जलवा आपको वहां पे क्यों दिखा? बताओ बच्चों। क्योंकि वहां पर वो क्या लगा पा रहा है बच्चों, वो वहां पर -M लगा पा रहा है। लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है? लगा पा रहा है ना? जबकि बाकी कंडीशन में मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या लगा पा रहा है? मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I लगा पा रहा है। क्या ये बात आपके भेजे में बैठी बच्चों? ये बात आपके भेजे में बैठी? अब देखो बच्चों सुनो, देखो हम इस लाइनों को पढ़ेंगे अब। देखो बच्चों, ये देखिए बच्चों, the effect is pronounced when NO2 group is introduced at ortho and para position. However, no effect on reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. क्या ये मैंने समझाया आप लोगों को बच्चों? क्या ये मैंने आपको समझाया है? अब देखो बच्चों, इसने एकदम अच्छे से एक एक आइसोमर लेके समझाया। पैरा आइसोमर लिया इसने और इसने बनाया बच्चों, बोलो बच्चों, ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ रेजोनेंस में जा सकता है, जा सकता है ना? अरे भाई लोगों, जा सकता है ना? जा सकता है। अच्छा,
ऑर्थो पोजीशन पर भी ये जा सकता है, ऑर्थो पोजीशन पर भी ये नेगेटिव रेजोनेंस में जा सकता है ना, जा सकता है, जा सकता है। अच्छा बच्चों बताओ, ये आपको दिख रहा है बच्चों स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप दिख रहा है क्या? तो स्लो स्टेप में कितने स्पीसीज पार्टिसिपेट करिए, देखो एक तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है और एक ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कितने जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों? स्लो स्टेप में 2, इसलिए बाइमोलिकुलर बोला। अब देखो बच्चों, मेटा पोजीशन पर लगाओ, तो मेटा पोजीशन पर जब हमने लगाया तो आप देखो किसी भी स्ट्रक्चर में उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा जहां पे NO2 जुड़ा हुआ है ना? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या ये स्ट्रक्चर देखो बच्चों आपके सामने है, सारी कुछ है क्या? अरे बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, इसने एक बहुत अच्छे से बॉक्स में एक लाइनें लिखी है, कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन? क्या बच्चों ये मैंने आपसे भी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, क्या मैंने डिस्कस किया है क्या? अरे बोलो बच्चों, एनसीईआरटी की लाइनें देखो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनना है आपका। क्या कहता है? एज शोन इन the presence of nitro at ortho and para position withdraws electron density from the benzene ring and thus facilitate the attack of nucleophile on haloarenes. The carbonyl thus formed is stabilized through resonance. समझ में आया? बोलो बच्चों, through resonance. The negative charge appeared at ortho and para position with respect to halogen substituent is stabilized by NO2 group, while in case of metanitrobenzene, none of the resonance structure bear the negative charge. ये लाइन पढ़ो बच्चों, bear the negative charge on carbon atom bearing NO2 group, है ना? उस कार्बन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया जहां से NO2 जुड़ा हुआ है. Therefore, the presence of nitro group at a meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed by the presence of NO2 group at meta position. क्या ये लाइनें लिखी हुई है? क्या ये लाइनें लिखी हुई है क्या? है बच्चों? तो चलो अपन बाकी पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टर्न पे। अब देखो, अगर कल क्लास हुई, क्लास अगर रखी तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, होगी वो शाम के टाइम ही। अगर कल क्लास रखने का मुझे टाइम मिला तो शाम के टाइम होगी, मैं बता दूंगा। कल कोई पेपर नहीं है, ठीक है ना? और ये जो नोट्स हैं जो बीच में मैंने छोड़े हैं वो कंप्लीट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों?